जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेकर आ चुके हैं। अभी तक हम 23 क्लास कर चुके हैं। आज की हमारी ज्योग्राफी की 24वीं क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूर्वी घाट श्रेणी। ठीक है, क्योंकि हम पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पश्चिमी घाट श्रेणी के बारे में, हम लोग जाने थे। आज हम पूर्वी घाट श्रेणी के बारे में जानेंगे। पश्चिमी घाट श्रेणी के बारे में कुछ चीजें रह गई थी, उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से उसमें देख लेंगे, एक नजर डाल लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूर्वी घाट श्रेणी के बारे में जानेंगे। आज पूर्वी घाट श्रेणी होती क्या है, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, सारा कुछ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जैसे हमने जितनी वीडियो डाली है उसमें हमने अपना बेस्ट दिया है, जितना भी रहा हमने कंटेंट सारे आपको दिए हैं। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, सारी चीजें तो मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा नहीं, मान लीजिए जितना भी सब बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको चीजें जो है, जो मान लीजिए कोई टर्म्स है ज्योग्राफी का, ऐसा कोई टर्म्स है आपको समझने में नहीं आता है, मैं वहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे पिछली वाली क्लास में हमने अब अपसारी की चीज जाना था, अपसारी गति क्या होती है, अपसारी गति क्या होती है, सारी चीजों को मैंने जाना था, आपको सही से समझाया था। अपनी तरीके से जो मैं जानता था मेथड, उस तरीके से कुछ अपने पॉइंट रख के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वो चीज़ें जानेंगे जो पॉइंट बहुत टफ लगते हैं ज्योग्राफी में, उनको समझाने के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। बाकी जैसे छोटे छोटे बहुत छोटे पॉइंट रहते हैं कि जो पॉइंट मान लीजिए एग्जाम में यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट मिस हो, मान लीजिए दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको, तो मैं जो है जैसे अभी क्लास के बाद जो सारे हम लोग इसके बाद सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी सारा पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो पीपीटी हमारी है, जो हमारा पीडीएफ है, उसके द्वारा हम लोग डिजिटल बोर्ड, जो कि हम लोग का मोबाइल में डिजिटल बोर्ड है, क्योंकि हम लोग मोबाइल में आपके द्वारा वो चीज़ें देंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े कि कोई ऐसे पॉइंट छूट रहा है जो एग्जाम में आ गया आपको पता नहीं है कि वेस्टर्न घाट, या मान लीजिए कि जो मेजर माउंटेन्स हैं प्लेट्यू के, पेनिनसुलर प्लेट्यू के आ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत जाती है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है। हम आपको सारी चीज़ें 1 by 1 सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ, थोड़ा सा हम क्लास बड़ी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सोर्सेज की कमी है, हम लोग इतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देखते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, किसी में 50, किसी में 150, किसी में 100, किसी में 90, ऐसे करके 20 लोग देखे हैं, कमेंट किए, सब्सक्राइब किए, सारा अच्छा प्यार बच्चों को मिल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि बच्चे जो जितना देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो दोबारा भी उस वीडियो को देखते हैं। मेरा सबसे आपसे एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं बस एक आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम अपना क्यों खराब करूँ। इसे मालूम लगता है ना कि बच्चों को नहीं अच्छा मैं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं बस प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जितने बच्चे, मुझे लगता है मैंने आज से जो 30-40 वीडियो डाल दी है, अप्रॉक्स मेरी इतनी वीडियो है यूट्यूब में, तो क्या मैं उन वीडियो में कुछ अच्छा अपना दे पाया हूँ तक बच्चों को कि नहीं दे पाया हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या मैं आपको चीज़ समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही, जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, जो बस ऐसे ही आते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप आते हैं देख के चले जाते हैं, आपका नहीं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, आप अगर आपको चीज़ समझ में आ रही, मैं आपको अच्छा दे पा रहा हूँ, हज़ारों टीचर हैं, सब अपना अलग अलग देते हैं, उसी श्रृंखला में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ समझ में आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ जो पढ़ नहीं रहा उसे भी पढ़ने में मजा आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे ही कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहूँ, आपको पढ़ाता रहूँ, कि मुझे अभी जो है स्टॉप कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं। ऐसा आपका क्या विचार है मेरे प्रति? ठीक है, ये विचार आप मुझे बताइएगा ताकि मैं इस पर सोचूं, समझूं कि मैं आखिर कहाँ गलतियां कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करके बताइए। मुझे तो लगता है मैं अपना अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे अच्छे लगने से नहीं होता, आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, हम जो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको दे रहे हैं, वो आपको बेस्ट दे रहे हैं, अपनी तरीके से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो खैर छोड़िए, ये हो गई टीचर की। अब एक बात होती है टीचर की, जैसे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, मैंने आज तक आपसे टेस्ट नहीं लिया है। हाँ, बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि बच्चे इसका क्या मतलब होता है, कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे, इसे मैं ज्योग्राफी में जितने पढ़ाया हूँ तो पूछ लेता था। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि पहले आप टेस्ट दीजिए तब जाके मेरी क्लासे आप देखिए। मैंने आपसे कोई परीक्षा नहीं ली, ना कोई इम्तहान लिया है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि समय, शब्द जानते होंगे, समय जिसे कहते हैं टाइम। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितना भी लगता है टाइम आप देते हैं कि नहीं देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर जो देते हैं तो क्या होता है, समय इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यहाँ व्हाट्सअप में लगेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे तो टाइम वेस्ट ही है। और उल्टा सीधी चीज़ देखेंगे तो और अच्छी बात है।
समय सबसे कठोर शिक्षक है, मतलब हम तो कठोर नहीं है, लेकिन समय सबसे कठोर शिक्षक है, मतलब ऐसा शिक्षक है जो आपको क्या करते हैं, इम्तिहान पहले ले लेता है। समय आपसे पहले सारा कुछ सीख लेगा, सारा कुछ जान लेगा, आपके अंदर योग्यता है, आप चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं कि नहीं। समय सबसे कठोर शिक्षक है, वो आपको शिक्षा पहले दे नहीं देता है, पहले आपसे इम्तिहान लेता है, आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस योग्य हैं, आप जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में चलने योग्य हैं, पेशेंस है, धैर्य है। तो ये याद रखिएगा, मैं एक मोटिवेशन थॉट ही समझिए कि समय सबसे कठोर शिक्षक है जो इम्तिहान आपसे परीक्षा पहले लेता है, परिणाम या शिक्षा बाद में देता है। जो क्या देता है, शिक्षा बाद में देता है। इस बात को भी आपको समझना है, ठीक है। तो मतलब समय हमें क्या सिखाता है कि समय से हम सीखना चाहिए कि समय, टाइम इज मनी हम लोग कहते हैं ना, टाइम इज मनी है। तो ऐसे ही है कि अपना टाइम वहां दीजिए जहां आपको लगे कि हमें कुछ मिल रहा है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि समय सबसे कठोर शिक्षक है। वो आपसे पहले इम्तिहान लेगा, तब जाके आपको सिखाएगा, ठीक है, आप चाहे जिस फील्ड में जाए। तो आज के इसी बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें हमने जितना भी जान लिया था कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, ठीक है। हम लोग कहाँ से मालप्रभा नदी कहाँ से निकलती, गोवा से मालप्रभा, मालप्रभा से फिर पालघाट, पालघाट से फिर हम कन्याकुमारी तक गए थे। सारा हमने जान लिया था कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से नदियाँ निकलती हैं, सारा हमने जाना था। उसमें कुछ बचा था कि जैसे जो पश्चिमी घाट है वो महान जल विभाजक का काम करता है। जैसे कि ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, ये बेटा यहाँ पे, आप यहाँ पे गौर करिएगा, अभी यहाँ पे मत देखिएगा, मैं तो पूर्वी घाट पढ़ाना चाहता था, लेकिन मतलब पढ़ाने के उद्देश्य ये भी हूँ, लेकिन आप पश्चिमी घाट में जो बच गया है उसको बता देता हूँ कि महान जल विभाजक का काम करता है। जैसे अरेबियन सी है, ठीक है बच्चे, अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो ये क्या करता है, अरेबियन सी वे ऑफ बंगाल है। तो ये क्या कर देता है बेटा, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को विभाजित करने का काम करता है। मतलब यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो इधर साइड में बहती हैं, समझ रहे बात को कि नहीं, और कुछ नदियां यहाँ पे मतलब अरब सागर में गिरती हैं। तो महान प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र को विभाजित करने का काम करता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के रूप में। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। एक बहुत बड़ा वनस्पति का क्षेत्र है, मतलब यहाँ सदाबहार वन या पर्णपाती वन, जो कभी कभी आता है सदाबहार वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये रीजन देखने को मिलेगा, सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ मिलते हैं, और यहीं पर क्या पर्णपाती वन भी मिलते हैं। खनिज जैसे मैंने बताया, धारवाड़ क्रम की चट्टानी है, ठीक है, चार्नोकाइट है, बेसाल्ट क्रम की चट्टाने मैंने बताई थी, 3 क्रम की चट्टाने जो मैंने बताई थी, उनमें धारवाड़ क्रम की जो खनिज से बहुत सुसज्जित होती हैं, बहुत समृद्ध होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो है लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है। भारत में 4 पारिस्थितिकीय जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जो जिसका जो मनुष्य से जिसको खतरा होता है, ऐसा बायोस्फीयर क्षेत्र, ठीक है। ऐसा क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में मानव को जाना प्रतिबंधित है, जयमंडल से कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जब इन्वायरमेंट की क्लास लाएंगे, उसमें इन्वायरमेंट जब पढ़ाएंगे आपको बच्चों, हम सब पढ़ाएंगे आपको भाई बहन, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए, मेन उद्देश्य आपको पढ़ाना। आप पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाने में जो अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं। आप नहीं पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ाए रहेंगे। तो याद रखिएगा। बस मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका मतलब ये था कि आपके पॉइंट जानने को मिले, कम से कम बच्चे क्या सोचते हैं, क्या सोच के यहाँ पे बैठे हुए क्या सोचते हैं, या बस दोस्त हैं, यार हैं कि बस बोल दिया देख लीजिए भैया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देख रहे हैं, बस देख के व्यूज बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दिए, काम खत्म है। ऐसा नहीं। आप अगर सब्सक्राइब किए हैं किसी दबाव में, तो आप आज जाके अनसब्सक्राइब कर दीजिए भाई, हट जाइए वहाँ से, कोई जरूरत नहीं। अगर समझ में आए तो आप वहाँ पे रहिएगा। मेरा साफ साफ मतलब ये है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे ज़्यादा जितना आप शेयर करेंगे, आप 4 लोग को शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ सब जगह शेयर करिए। अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, मुझे दूसरों को भी मिलना चाहिए, मैंने पहले कहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे और समझ में आता है, मेरे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो इस बात को समझिएगा। तो जैव विविधता के भारत में 4 मुख्यतः क्षेत्र हैं, जैव विविधता क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट जोन कहलाते हैं। उनमें से पश्चिमी घाट भी है, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र है, मतलब संवेदनशील क्षेत्र है, इस बात को दिमाग में रखना है। यूनेस्को के इसमें कई सारे जो क्या कहते हैं, कई सारे जैव मंडल हैं, या क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हैं, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे जैसे मैं बता, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या करते हैं, इसमें क्या आपने देखा होगा, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। क्या बढ़ जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे हम लोग, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी ऊंचाई मतलब ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है, चौड़ाई बढ़ती जाती है। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था।
इसमें नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आपको अगस्तमलाई नाम का क्या कहते हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र मिलेगा। जयमंडल है जो कि कर्नाटका में है, सॉरी तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है। तो अगस्तमलाई, ठीक है, कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में। इतना मैंने आपको बता दिया है और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो पूर्वी घाट के बारे में पढ़ रहे थे, वेस्टर्न घाट सीरीज, जिसमें ये गंजाम जिले मतलब महानदी उड़ीसा में है। गंजाम जिला कहाँ पे है? उड़ीसा में है गंजाम जिला। यहाँ से नीलगिरी पर्वत श्रेणी जिसमें अगस्तमलाई नाम की जयमंडल क्षेत्र है, जो कि क्या है, जो केरला और तमिलनाडु में पड़ता है। इस बात को याद रखना कि नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है। किसका? यहाँ पे जो हम पूर्वी घाट देख रहे हैं, ये पूर्वी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी औसतन लंबाई 1300 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी औसतन ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी 615 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके जाएंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग ऐसे करके बढ़ती जाती है, ठीक है। इस बात को दिमाग में आपको रखनी है कि इसकी चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। जैसे कि हमने इसका पढ़ा था, इसमें क्रमबद्धता है। पश्चिमी घाट में क्रमबद्धता आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन पूर्वी घाट में आप ये मैप में देखिए क्रमबद्धता नहीं है। बीच में नदियां आ गई दो, गोदावरी कृष्णा, फिर यहाँ पे हल्का सा इसका विस्तार हुआ, फिर यहाँ पे हल्का सा ये जो है कावेरी नदी आ गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे अच्छा पेन्नार नदी आ गई, वेगई नदी आ गई। तो कई सारी नदियां यहाँ पे आ जाती हैं, तो वेगई नदी आ गई। तो यहाँ पे जब नदियां आ जाती है तो यहाँ पे क्या है, नदियों की वजह से इसमें क्रमबद्धता नहीं है, मतलब कटे फटी पर्वतीय क्षेत्र है, कटा फटा, कहीं पे कटा है कहीं फटा है, ऐसे करके आपको जो है एक पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, मतलब कटा फटा। यहाँ पे जैसे कटा फटा आपको यहाँ पे जैसे क्रमबद्धता का अभाव इसलिए है। अभाव होने का कारण क्या है? नदियां, मैंने कहा कि साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा, 4 नदियां हैं मुख्यतः। मालप्रभा नदी होगी, इंद्रावती नदी होगी, 4, 5, 8 नदियां हैं। लेकिन जो अरब सागर की श्रेणी में जाती बहुत सारी नदियां हैं। महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, बड़ी बड़ी नदियां, इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी नदियां क्या है, इन नदियों की वजह से यहाँ पे जो है इसके पर्वतों में जो है काट दिया गया, इनके पर्वतों में दरार पड़ गया, मतलब पर्वतों को इसने क्या क्रमबद्धहीन कर दिया है, मतलब क्रमबद्धता थी लेकिन क्रमबद्ध विहीन कर दिया है। तो बीच बीच में कटा कटा आपको मिल रहा होगा, देखो यहाँ से यहाँ चलोगे, यहाँ से यहाँ होगे, तो आपको जो है क्रमबद्धता जो है कटी फटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसका रीजन क्या है? क्रमबद्धता आपको देखने को मिली है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्रमबद्धता का अभाव है। तो क्रमबद्धता क्यों है? क्योंकि अपनी नदियां अपने यहाँ पे मार्ग बना ली है अपना, ठीक है। यहाँ पे नदियां अपना मार्ग, जैसे गोदावरी कृष्णा नदी है, यहाँ पे कावेरी नदियां हैं, अब महानदी ऊपर है, तो अपना क्या मार्ग बना ली है, ठीक है। तो इस बात को समझना है। इसकी जो मतलब निर्माण है, इसका कैसा निर्माण हुआ है इस पश्चिमी घाट का, इसमें प्रायद्वीपीय भूखंड, पहले पूरा प्रायद्वीप भूखंड था, या प्रायद्वीप भूखंड पेनिनसुलर एक सेगमेंट था पूरा, ऐसे करके पूरा था, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके पूरा रीजन था, ऐसे करके ये मान लीजिए पूरा भूखंड है। इस प्रायद्वीपीय भूखंड पर अवस्थित कुडप्पा भूसन्नति, मैंने बताया धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं और कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कुडप्पा भूसन्नति से उत्पन्न हुआ है, कुडप्पा भूसन्नति। कुडप्पा तो चट्टान हो गई, मैंने बताया था कुडप्पा चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या होता है? भूसन्नति जियोसिंक्लाइन। आज मैं यहाँ पे एक ऐसे टर्म को आपको बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपके दिमाग में ये रहेगा कि भूसन्नति शब्द सुनेंगे तो आप कुछ शब्द वहां बोल पाएंगे कि आखिर भूसन्नति होता क्या है, ठीक है। तो भूसन्नति शब्द क्या होता है, तो मैं ऊपर आपको बता दिया हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका इतना ले सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया है चीजें, इतनी मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया, क्रम से बता दिया कि विस्तार क्या है, क्रमबद्धता का अभाव क्यों है, क्योंकि नदियां यहाँ सबसे ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए यहाँ क्रमबद्धता का अभाव। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना यहाँ पे उत्तर पूर्वी घाट है, यहाँ पे बीच में कटा हुआ है, ऐसे कटे फटे इसके मिलने, फिर यहाँ पे जो है कृष्णा नदी है, यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी घाट है, फिर यहाँ पे हल्का कट गया, फिर यहाँ पे हल्का कट गया, ऐसे कटा फटा आपको मिल रहा होगा। लेकिन इस साइड में आपको सीधा आपको मिलेगा प्लेन, ऐसे देखिए ये पूरा आपको मिल रहा है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके मैं आपको बना रहा हूँ, देखिए ये देखिए ये ऐसे करके, यहाँ पे पाल घाट दर्रा हो गया, ये सिनकोन दर्रा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे क्रमबद्धता है, यहाँ पे क्रमबद्धता नहीं है, नदियां कारण नदियां हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसका विस्तार जान लीजिए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उड़ीसा से हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, फिर यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो जियो सिंक्लाइन आपको बता रहा था, जियो सिंक्लाइन आखिर होता क्या है, भूसन्नति क्या होता है, भूसन्नति। तो मैंने कहा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स आप जानिए, दोनों टर्म्स आप जानने का प्रयास करिए, मेरे मतलब है दोनों टर्म्स को जानिए, टर्म्स समझना मेरी बात। जियो सिंक्लाइन, पहले मैं इसकी परिभाषा नहीं जाऊंगा। कोबलर का भूसन्नति सिद्धांत है, जब पर्वत निर्माणकारी आप क्रिया पढ़ेंगे, पर्वत निर्माणकारी आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं, तो पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसमें कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी।
कोबलर का भूसन्निधि सिद्धांत है, जिसे पर्वतों का दोलना कहते हैं। ठीक है, मतलब नवीन वलित पर्वत, रॉकी, एंडीज, जितने भी वलित पर्वत हैं, कहीं ना कहीं वो किससे उत्पत्ति हुई है? भूसन्निधि सिद्धांत से माना जाता है इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये कोबलर ने दिया था। ठीक है, बहुत पुराना हो गया, बाद में अल्फ्रेड वेगनर आए, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दे दी, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, ज्यादा फेमस हो गया। तो कोबलर का भूसन्निधि सिद्धांत था, उसको लोग भूलने लगे। ठीक है, लेकिन यहाँ भूसन्निधि शब्द आ गया, जियो सिंक्लाइन शब्द आ गया है, तो मैं उसको जो हो सकता है अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। वो ऐसे शब्द हैं, ऐसा ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है दोबारा जान, ये है कि समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ आप दूसरों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जियो सिंक्लाइन, आप यही शब्द समझिए, जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन। यहाँ पे सिंक शब्द आया है, हल्का सा आप समझिए, सिंक शब्द आया है, जियो सिंक्लाइन में सिंक शब्द आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आया? सिंक शब्द आया है, सिंक। ठीक है, सिंक शब्द आया है, यहाँ पे सिंक लिखा हुआ है। एक शब्द मानिए, सिंक माने होता है डूबना, SINK रहता है, आप समझे होंगे। सिंक माने होता है डूबना, सिंक माने निर्जीव वस्तु का डूबना। ड्रॉन माने तो हम डूब जाते हैं, सजीव वस्तु। निर्जीव माने होता है सिंक माने डूबना, निर्जीव वस्तु का। तो सिंक क्या होता है? जियो सिंक्लाइन, मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा तलछटी वाला क्षेत्र होता है समुद्र, मतलब यहाँ पे नदी का मतलब समुद्री क्षेत्र होता है, तलछटी का ऐसा क्षेत्र होता है। ऐसे करके आपको मिलेगा, ये ऐसे करके आप जाएंगे तो ऐसे करके लगभग आपको जो है ऐसे करके इसका जो है क्षेत्र मिल जाएगा। ऐसे करके ऐसे करके आपको जो है इसका डायग्राम मिलेगा, लगभग ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा तलछटी का क्षेत्र होता है, मतलब तलछट है कि यहाँ पे जो है अवसाद आके जमा हो रहे हैं, अवसाद आके जमा हो रहे हैं और डूबते जा रहे हैं नीचे। क्या हो रहा है? बच्चे डूबते जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे जाके सिंक हो रहे हैं। सिंक माने डूब जा रहे हैं। जियो क्या होता है? जियोग्राफी हम कहते हैं पृथ्वी, धरती। जियोग्राफी शब्द क्या होता है? भूगोल। भूगोल मतलब भूमि का गोल रूप से अध्ययन करना, मतलब। ठीक है ना, पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी मतलब धरती का अध्ययन करना होता है। ठीक है ना, खगोल खंडों का अध्ययन करना होता है, चट्टानों का अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जियो सिंक्लाइन शब्द में क्या है कि छोटे छोटे अवसाद, जो कि पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्वत था, इसका इरोजन हुआ, अपशिष्ट पर्वत बन गया। क्या बन गया? अपशिष्ट पर्वत बन गया। पहले ब्लॉक पर्वत था, अभी अपशिष्ट पर इसका इरोजन हुआ, ये सारे यहाँ पे इरोजन हुआ, कंकड़ पत्थर यहाँ पे आके जमा होने लगे, यहाँ पे हल्का 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 जमा होने लगे, ऊपर से फोर्स लगे, नीचे जाने लगे। नीचे सिंक, डूब रहे हैं, यहाँ पे डूब रहे हैं। डूबते डूबते क्या होगा? नीचे चले जाएंगे। नीचे मैंने बताया था कि नीचे मैग्मा भर रहता है, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, चीजें भरती जाएंगी, तो एक ऐसी क्रिया आएगी कि ऐसे करके मूव करेंगे, मूव करने के बाद यहीं से कहीं जो है ये ब्लॉक, मतलब क्या हो जाएगा? चटकन पड़ जाएगा, या तनाव, फोर्स लगेगा, तनाव मूलक बल लगा, और इसमें तनाव लगने के बाद ये चीजें क्या होगी? हल्का सा, क्योंकि अब मैंने बताया एक बड़ा सा डिब्बा है, इतना बड़ा, छोटी देर की मान लीजिए इतना बड़ा डिब्बा है, और मान लीजिए लंबाई में इतना सारा लंबाई, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए बोतल है, हल्का समझिए आप बोतल को। अब मैंने इसमें छेद किया, भरता चला जा रहा हूँ उसमें। अब इस बॉटल में आपको कहीं ना कहीं ऐसा एक ऐसा वीक पॉइंट होगा जहां एक सीमा के बाद दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा। जब दबाव इसमें बढ़ जाएगा, वहां से एक क्रैक कर जाएगी। ठीक है, क्रैक करके सारा जो पानी है इसका बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारा चीज बंद रखा है। इसमें ऐसा ऐसा वीक पॉइंट होगा, हर चीज का अपना एक वीक पॉइंट होता है। वैसे ही यहाँ का वीक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, पूरी बड़ी सी है, यहाँ पे ऐसा ना ऐसा कोई ऐसा वीक पॉइंट होगा जहां से हल्का सा जो है ऊपर करके फिर आएगा। जो चीजें मलबा है, जो अवसाद मैग्मा बन गया, ऊपर निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि पर्वतों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? पर्वतों का निर्माण। तो इसे तभी जो है कोबलर ने सिद्धांत दिया था कि कोबलर का जो भूसन्निधि सिद्धांत इसीलिए जाना, लेकिन बाद में कई सारी इसमें आलोचनाएं हुई, कई सारी चीजें आई। अल्फ्रेड वेगनर ने इससे अच्छा सिद्धांत दे दिया। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर को ज्यादा लोग मानने लगे, क्योंकि उन्होंने जो चट्टानों का मूवमेंट बताया था, उससे कई चीजें प्रूव हुई। भूकंप है, ज्वालामुखी है, काफी अच्छी से प्रूव हो गई थी। वहां पे जो है काफी चीजें उन्होंने गौर किया। तो आते हैं लोग, अपने विचार देते हैं, उनके विचार को ज्यादा मान्यता मिल जाती है और लोग उनको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। भाई उन्होंने भी अपने विचार दिए, मान्यता दी है, किसी ने देखा नहीं है। हम तो कहते हैं भगवान की बनी पृथ्वी है। अगर मैं पढ़ाई छोड़ के एक दूसरी बात करूँ, मैं तो कहता हूँ भगवान ने बनाया है। भगवान थे, उन्होंने अपनी शक्ति से ऐसे करके सारा कुछ बना दिया। लेकिन हम पढ़ाई पढ़ते हैं, साइंस जो है ऐसा नहीं मानता, वो कहता है फैक्ट मुझे चाहिए। भगवान ने बनाया तो फैक्ट कहाँ है? कहाँ पे एविडेंस है? विश्वास कहाँ का एविडेंस है? उन्होंने जो बड़े बड़े भूगोलवेत्ता है, अल्फ्रेड वेगनर है, कोबलर है, उन्होंने अपने जो है क्या दिए? प्रयोग किए, उन्होंने प्रूफ किया, जहां तक हो सका उन्होंने प्रूफ किया। उन्हें जितने ऐसे चलते फिरते विचार दे दिए थे, तो उनके विचार को माना नहीं गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ज्यादा डीप में है कि कोबलर का भूसन्निधि सिद्धांत क्या होता है, पूरा डीप में बताइए सर। तो यहाँ पे तो मैं पॉसिबल नहीं बच्ची, मैं टर्म्स आपको बता पाया हूँ।
यहाँ टर्म्स जियो सिंक्लाइन, सिंक माने डूबना, जियो माने पत्थर के कणों का मान लीजिए नीचे डूब जाना, बैठ जाना, सिंक करके लाइन कर जाना। तो ऐसे करके शब्द से ही समझ सकते हैं आप शब्द को, ठीक है ना। भू सन्नति शब्द, इतना आप समझ गए होंगे। मैं ऐसा करता हूँ सारी चीजें जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इसमें जो है चट्टान जिसमें आपको मिल रही है, मैंने बताया ना कि उत्तर पूर्वी घाट, पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा गया, उत्तर पूर्वी घाट, दक्षिण पूर्वी घाट, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है। तो उत्तर पूर्वी घाट को क्या कहते हैं बच्चे? खोंडेलाइट। उत्तर पूर्वी घाट में खोंडेलाइट क्रम की चट्टानें मिली हैं और दक्षिण पूर्वी घाट में चारनोकाइट क्रम की चट्टानें मिली हैं। तो दो क्रम की चट्टानें यहाँ मिली हैं। उत्तरी घाट, जब मैंने पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा, उत्तरी पूर्वी घाट और दक्षिणी पूर्वी घाट, उत्तरी पूर्वी घाट में खोंडेलाइट क्रम की और दक्षिणी पूर्वी घाट में चारनोकाइट क्रम की चट्टानें मिली है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि उत्तर पूर्वी घाट में कैसी चट्टानें हैं, दक्षिण पूर्वी घाट में कैसी चट्टानें हैं, इस बात का दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी घाट की यहाँ पे बात करते हैं। उत्तर पूर्वी घाट की, उत्तर पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी से लेकर, यहाँ महानदी है यहाँ पे, ठीक है, महानदी से लेकर गोदावरी नदी तक है। कहाँ तक? गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी तक इसका जो है विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मुंह सूखने लगता है बच्चों। तो जो उत्तर पूर्वी घाट है इसका विस्तार महानदी से गोदावरी नदी तक है। गोदावरी नदी तक हो गया, मतलब कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश में इसका ज्यादा विस्तार है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्वत श्रेणियां बनी हुई हैं, पर्वत बनी हुई है, यहाँ पे पहाड़ियां बनी हुई, पर्वत में पहाड़ियां बनी हुई है। पर्वत पहाड़ी में क्या अंतर सारा मैं बताऊंगा, ऊंचाई से फर्क पड़ता है, पठार क्या होते सारा आगे क्लास आएगी। सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस आपको नहीं खोना है कि नहीं हम बस सर नहीं बताएंगे अब जो है मार दिए, कोई मतलब नहीं है, सब बताऊंगा मैं। रखना पेशेंस है, धैर्य से पढ़ोगे सब पढ़ोगे। तो मैं बता रहा था यहाँ पे नल्लामला की पहाड़ी है और इरामल्ला की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे, और शेषाचलम की पहाड़ी है। कहीं आपने नाम सुना शेषाचलम का? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंट दे दूं? चंदन, लाल चंदन। अब तो पता ही चल जाएगा, अब सभी बता देंगे। पुष्पा मूवी सभी देखे होंगे तो आप सब बता ही देंगे। लाल चंदन के स्मगलिंग के लिए उसको जो है शेषाचलम पर्वत तो यहीं पे है, ठीक है। शेषाचलम पर्वत जो है यहीं पे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से पड़ता है, आंध्र प्रदेश से पड़ता है शेषाचलम पर्वत। तो यहाँ पे नल्लामल्ला इरामल्ला के बीच में जो है नंदयाल नाम की घाटी है, ठीक है ना, ऐसे घाटी है इरामल्ला में, ठीक है ना। नालमल्ला इरामल्ला के बीच में जो है नंदयाल नामक एक घाटी है। शेषाचलम जो है लाल चंदन के लिए फेमस है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कैसा है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। महेंद्रगिरी और विशाखापट्टनम, याद रखना, महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में भी है, कंफ्यूज नहीं होना। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पर्वत है और ये विशाखापट्टनम की ऊंची, मतलब दो चोटियां, महेंद्रगिरी चोटी है, समझना बात को। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में भी है, तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में चोटी है, विशाखापट्टनम चोटी है, ठीक है। विशाखापट्टनम महेंद्रगिरी जो है चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, पूर्वी घाट की, जो कि उड़ीसा की चोटी है। लेकिन यहाँ महेंद्रगिरी आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे महेंद्रगिरी क्या है? पर्वत श्रृंखला है, क्या है? पर मतलब एक पहाड़ी है, ठीक है, जहां पर इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स टेस्ट फैसिलिटी है। इसरो की प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी पर्वत पर। महेंद्रगिरी पर्वत, यहाँ पे महेंद्रगिरी चोटी है, ठीक है, यहाँ महेंद्रगिरी चोटी है, उड़ीसा की विशाखापट्टनम वही चोटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पर्वत है, जो कि तमिलनाडु में, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ तक चीजें मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से हट गया हूँ, आपको चीज समझ लेनी है। अब यहाँ पे आते हैं दक्षिणी पूर्वी घाट पे आते हैं हम लोग। ये कृष्णा से, यहाँ से कृष्णा से कहाँ तक फैला हुआ है? नीलगिरी तक, यहाँ से नीलगिरी तक, यहाँ पे नीलगिरी तक फैला हुआ है, कृष्णा से नीलगिरी तक फैला हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में इसका विस्तार है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। नीलगिरी में मैंने बता दिया था आपको कि नीलगिरी में अगस्तमलाई नाम का जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? यहाँ पे वलीकोंडा पहाड़ी है, ठीक है, ये वलीकोंडा पहाड़ी हो गई। यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी तालकोंडा पहाड़ी है, तालकोंडा है। यहाँ पे अरायाकोंडा पहाड़ी है। मैं इसलिए बता देता हूँ आपको, चार ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से पहाड़ी कौन पूर्वी घाट की नहीं है, ठीक है। वलीकोंडा, तालकोंडा, अरायकोंडा, एक अन्य पहाड़ी का नाम दे दिया। तो आपको समझ जाना कोंडा कोंडा आ रहा है,
तो आप समझ जाइएगा कि कोंडा कोंडा है तो यही तमिलनाडु का ओंडा होगा। कोंडा कोंडा घर के फोंडा, ऐसे करके आप कुछ ट्रिक बना लीजिए अपनी तरीके से। मैं ठीक तो क्या ही बताऊँ, तो यहाँ तक आप जो चीज़ें समझे। वली कोंडा, ताल कोंडा, अराय कोंडा, 3 नाम की जो है पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं इन्हीं जो पर्वत पहाड़ियों पर क्या है तमिलनाडु। अब यहाँ पे इतना समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। यहीं पे एक पड़ता है, यहीं पे जो है मतलब उत्तर पूर्वी घाट में ही तमिलनाडु की उच्च भूमि भी है। तमिलनाडु की उच्च भूमि वाला क्षेत्र भी है, जहां पर क्या है जवादी सिउराय, मेलागिरी और पंचमलाई, कोलूमलाई और गोडूमलाई। मलाई मलाई तमिल में जाओगे तो तमिल में मलाई खाने को बहुत मिलेगा इस नाम से। पंचमलाई, कोलूमलाई और गोडूमलाई तमिलनाडु की उच्च भूमि की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च भूमि का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा ये। यहाँ पे क्या है जवादी सिउराय, मेलागिरी, पंचमलाई, कोलूमलाई, गोडूमलाई, मलाई, ठीक है। तमिलनाडु की उच्च भूमि की जो है पहाड़ियाँ, नाम बड़े अजीब रहते हैं साउथ इंडियन मूवी, ठीक है। और यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्वी घाट की जो चट्टान पाई जाती है वो चार्नोकाइट क्रम की रहती है। कैसे रहती है? चार्नोकाइट क्रम की, चार्नोकाइट क्रम की चट्टान पाई जाती है, क्रम की चट्टान पाई जाती है। यहाँ पे जो नदियां निकलती हैं वो आर्य प्रवाह तंत्र के रूप में, अपवाह तंत्र के रूप में निकलती हैं। आर्य अपवाह तंत्र क्या होता है मैंने शायद किसी क्लास में आपको बताया था, नहीं पता है तो आप यहाँ पे नदी, यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पहाड़ी है, यहाँ से एक प्रकार की नदी है, यहाँ पे एक नदी यहाँ से निकली, एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ से। तो अमरकंटक की पहाड़ी से मान लीजिए यहाँ सोन नदी निकलती है, यहाँ पे नर्मदा नदी निकली, यहाँ से महानदी निकल गई, ऐसे करके जो है नदी निकल जाती है। तो ये क्या आर्य तंत्र, आर्य है, चारों तरफ से नदी है, एक पॉइंट से चारों ओर नदी निकल रही है, उसे आर्य अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य अपवाह तंत्र, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें जो है सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टार्ट करेंगे, मतलब एंड करेंगे, यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ अन्य चीजों को, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ मैं आपको अच्छा समझा पाया हूँगा, सारी चीजें बता पाया हूँगा, जो भी क्या कहते हैं पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप अच्छे से समझ पाए हैं सारी चीज़ों को, शुरू से लास्ट तक आप देखे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बॉक्स में बता दीजिए हमको, या तो फिर हमें आप जो है हमारे टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें जो हमारा व्हाट्सअप है उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। लीगली करना, मतलब आपको समझ में आए तब, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है, आप हैं खुश कि आपको हाँ सही में हम कंटेंट अच्छा दे पा रहे हैं, आप सब जगह देखते होंगे डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सब बताएं हमारे पास यही व्हाइट बोर्ड है आपकी। अब आपको देखना है कि क्या कैसा है, ठीक है। अब आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। टेस्ट इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे आप टेलीग्राम के माध्यम, जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं कि नहीं हम 10,000 लाइक होंगे तभी हम पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा यही है, टारगेट हम करते हैं लेकिन आप लोग टारगेट को कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। हम तो सोचते हैं आप 100 लाइक कर दीजिए बस भैया, छोटा टारगेट है 100 लाइक्स का, बढ़ा दीजिए 100 लाइक्स, ठीक है। तो हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, ऐसा आपको सारी चीज़ देते रहेंगे, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।